हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। और यहां पे क्लास 12th, जी हां, ये पूरा बायोलॉजी का मॉडल पेपर है। इसके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 वालों के लिए है। जी हाँ, ये पूरा न्यू सिलेबस पर आधारित यहाँ पर मैं आपको सिलेबस दे रहा हूँ। जी हाँ, यानी जो ये मॉडल पेपर है ये पूरा आपका न्यू सिलेबस पर आधारित है। अगर आपका टारगेट है 70 में 70 स्कोर करने का, तो बिल्कुल आप 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे SKM स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि जो इसका PDF है, जी हाँ, इस मॉडल पेपर का जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे भेज दूंगा। और SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे इसका जो लिंक है वो दिया गया है, जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? SKM स्टडी पे सारे नोट्स PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले बता दें, जो आपको 15 मिनट प्रारंभ के मिलेगा वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा कि सर आप लोग 15 मिनट आप क्या पढ़ेंगे। आप लोग प्रश्न पत्र को 15 मिनट तक पढ़िए। प्रश्न पत्र जब आप 15 मिनट पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। और सभी आपको प्रश्न करना क्या रहेगा? अनिवार्य रहेगा। जितने भी आपको प्रश्न करना रहेगा अनिवार्य रहेगा, जितने भी प्रश्न रहेंगे। और जो प्रश्नों का उत्तर रहेगा वो आप नामांकित चित्रों के द्वारा भी दे सकते हैं। अब एक चीज और रहता है कि सर जो चित्र वाले प्रश्न हैं वो आप करवा दीजिए। तो जी हाँ, मैं आपको चित्र वाले जो भी प्रश्न हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट वाले चित्र वाले प्रश्न मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 लाइक टारगेट है। और 12th बायोलॉजी की इतनी बेहतरीन तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूँ SKM स्टडी यूट्यूब चैनल पर कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप टेंशन ना लीजिए, बस आप सपोर्ट करिए इसी प्रकार और देखिएगा सबसे बेहतरीन तैयारी मैं आपका करवाऊंगा। और जो आपके प्रश्न रहेंगे उसके अंक सामने दिए रहेंगे, आप पढ़ के आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यहाँ पे, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होता है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, देखिए पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं? एक होते हैं आवृत बीजी और एक होते हैं अनावृत बीजी पौधे। तो पौधे दो प्रकार के, पहला आवृत बीजी, दूसरा अनावृत बीजी पौधे। तो पौधे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो यहाँ पे है आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? मादा जननांग, नर जननांग, या मादा जननांग नर जननांग दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आवृत बीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है वो प्रायः क्या होता है? नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। यह काफी आपका IMP वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला यहाँ पे ख वाला बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रभाविता, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्रभाविता। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रभाविता, प्राभाविकता नहीं है, प्रभाविता। एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? एक बात और याद रखना कि कभी कभी दे देता है कि मिंडल ने किस मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया था? तो वो है आपका उद्यान मटर। कौन सा मटर है? उद्यान मटर के पौधे पे मिंडल ने सबसे पहला अपना परीक्षण किया था। किस पर? उद्यान मटर पर। तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, लेमार्क ने, डी व्रिज ने, या फिर मिंडल ने? तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन मिंडल जी ने किया था। मिंडल जी ने क्या किया था? प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। साथ ही साथ स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का भी प्रतिपादन मिंडल जी ने ही किया था। किसने किया था? मिंडल जी ने ही किया था। मिंडल जी ने और क्या किया था? तो मिंडल जी ने
स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का भी प्रतिपादन किया था। अगला यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियज, डीएनए लाइगेज, डीएनए गायरेज या डीएनए पॉलीमरेज? तो प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियज, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियज के द्वारा ही जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी थी। तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव किसके द्वारा पड़ी थी? तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियज के द्वारा ही पड़ी थी। अगला यहाँ पे चौथा है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती किसकी? जल की, वायु की, ऊर्जा की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर जो आवश्यकता होती है वो ऊर्जा की होती है, यानी कि एनर्जी की होती है। तो याद रखना, पारिस्थितिक तंत्र में किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे। जी हाँ, ये क्या है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं और ये पिछले साल के प्रश्न हैं। जी हाँ, पिछले साल के प्रश्न को मैं उठा के यहाँ पे मॉडल पेपर बनाया हूँ ताकि आपका यहाँ पे मॉडल पेपर भी सोल्यूशन के साथ कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ आपका जो पिछले साल का प्रश्न है वो भी इसमें क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में आपको दोनों कवर होने वाले हैं। तो आवर्त चक्र क्या होता है? आवर्त चक्र किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, महिलाओं के जनन अंग गर्भाशय तथा फेलोपियन नलिका, प्राथमिक जनन अंग अंडाशय तथा हार्मोन्स स्तर में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को ही आवर्त चक्र कहते हैं। तो आवर्त चक्र क्या होता है? जो महिलाओं के जनन अंग होते हैं जैसे गर्भाशय, फेलोपियन नलिका, प्राथमिक जनन अंग जैसे अंडाशय तथा हार्मोन्स स्तर में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को ही हम लोग आवर्त चक्र कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं उनको आखिरकार रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो एक से अधिक रंगों में विभेद नहीं कर पाते, यानी 2 रंग है तो वे विभेद नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर देखेंगे तो रेलवे में 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और आपका होता है आपका पीला। ये 3 रंग होते हैं। अगर कोई वर्णांध व्यक्ति है उसको लाल, हरा, पीला समझ में नहीं आ रहा है तो गाड़ी को सही से नहीं चला पाएगा, जिसकी वजह से हादसे होने की संभावना होती है। इसलिए कभी भी वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। तो चलिए उत्तर में देख लेते हैं, वर्णांध व्यक्ति प्रोटोन दोष के कारण लाल तथा हरे रंग में स्पष्ट भेद नहीं कर पाते। रेलवे में सिग्नल के लिए लाल हरे रंगों का प्रयोग होता है, अतः वर्णांध व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्र में नियुक्ति नहीं दी जाती जहां लाल हरे सिग्नल प्रयोग किए जाएं। अगला यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न है, नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? उत्तर क्या लिखेंगे, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न इंपॉर्टेंट वाला क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसका उपयोग लिखिए। कि जो डीएनए होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और इसका उपयोग लिखना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या अनुवांशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इसमें मनुष्य के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज सबसे पहले 1984 ईस्वी में एलेक जेफरी ने किया था, या फिर एलेक जेफरी ने ही 1984 ईस्वी में यह बताया था कि यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। डीएनए का 99.9% भाग सभी जीवों में समान होता है, यानी कि कोई भी जीव आप ले लेंगे, जैसे कि आपके घर में जितने भी मनुष्य हैं पूरे भारत देश में सभी में देखेंगे तो डीएनए का जो 99.9% भाग होता है वो समान होता है। जो 0.1% भाग ही क्या होता है, भिन्न होता है, और इसी से पता लगा पाते हैं कि यह डीएनए किसका है। क्लियर है? एक युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। यदि 2 जुड़वा बच्चे हैं, 2 क्या हैं, जुड़वा बच्चे हैं, उन दोनों जुड़वा बच्चों का अगर डीएनए देखेंगे तो उन दोनों में डीएनए क्या होगा, समान रहेगा, यानी कि 100% समान होता है। इस तकनीकी में कुछ विशेष जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, जैसे पुनरावृत्ति कहते हैं। जैसे कि
कुछ विशेष जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लार, बाल से डीएनए लेते हैं। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए कहाँ से लेंगे, तो आपका जो रुधिर होता है, लार, बाल इत्यादि से डीएनए लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का डीएनए भी लेते हैं और दोनों से मैच कराते हैं। दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता पर दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं। दोनों व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो यह गैर कानूनी यौन संबंधों, हत्या व जन्य जो अपराध होते हैं, देखिए हत्या कर दिए जाते हैं, रेप, बलात्कार जो होते हैं, अपराधी के निर्धारण में बहुत ही सहायक होते हैं और यह विलुप्तता की कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में बहुत क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चौथा यहाँ पे प्रश्न है, वैक्सीन क्या है। चौथा क है यहाँ पे, वैक्सीन क्या है और किन्हीं दो वैक्सीन के नाम लिखिए और उनसे होने वाले लाभ बताइए। तो वैक्सीन मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु से बना हुआ पदार्थ है जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करके प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं से बना हुआ पदार्थ है जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करके प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, वैक्सीन कहते हैं। अब वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं, वैक्सीन इनकी देखिए यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, संयुग्मकी वैक्सीन और पुनर्योगज डीएनए वैक्सीन। तो ये प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड के संयोजन से तैयार किए जाते हैं संयुग्मकी वैक्सीन, और जो पुनर्योगज डीएनए वैक्सीन होता है इसमें प्रयुक्त प्रतिजन जैव प्रौद्योगिकी के सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो पूर्णतया क्या होता है, सुरक्षित होता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में टीका को प्रवेश कराने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। ये पॉइंट में याद रखिएगा, कभी कभी दे देता है कि चलिए भैया टीकाकरण क्या होती है, आप लोग समझाइए, टीकाकरण किसे कहते हैं उसको समझाइए। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में टीका को प्रवेश कराने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। रेबीज, टिटनेस में रोगी की जान बचाने हेतु प्रतिरक्षी के टीके दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर मैंने बताया है और ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला मॉडल पेपर, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप फ्री में नोट्स PDF हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।